दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गद्य विभाग से संबंधित कृति एक के दीर्घ ई वाला प्रश्न जो कि साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्य विभाग के कृति 2 के दीर्घ ई वाला प्रश्न जो कि साहित्य से ही संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गद्य से संबंधित 20 अंक का इन शॉर्ट परिचय दिया था। ठीक यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से मैं पद्य विभाग से संबंधित जो 20 अंक किस प्रकार से 4 खंडों में विभाजित रहता है इस कृति में, वो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझा दूं। और जो चौथा प्रश्न जो इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि कृति 2 से संबंधित पद्य विभाग का प्रश्न रहता है, 20 अंक के लिए रहता है। ठीक गद्य विभाग की तरह यहाँ पर भी 2 अलग अलग कविताओं से संबंधित पैराग्राफ रहेंगे, अलग अलग खंडों के आधार पर 6-6 अंक का। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो पद्य विभाग से संबंधित प्रश्न है वो इस तरह से रहेगा कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि संजाल बनाइए, शब्द संपदा, स्वमत। और इससे संबंधित मैंने 12वीं की जो कृति पत्रिका का प्रारूप है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसे आई कार्ड जो ऊपर आपको दिख रहा है उसके माध्यम से जाकर उस वीडियो को देखकर प्रारूप को भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही सार में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पद्य विभाग का जो प्रश्न है वो किस तरह से आते हैं। तो पहला इस तरह से रहेगा, दूसरा इसी प्रकार का रहेगा कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी 6 अंक के लिए रहेगा और 3 हिस्सों में बटा रहेगा। अगला जो पद्य विभाग से संबंधित प्रश्न है वो रसास्वादन। दोस्तों, रसास्वादन से संबंधित मैंने हर एक कविता को दोनों शैलियों में, यानी मुद्दों के आधार पर और कविता को संपूर्ण ध्यान रखकर उसका रसास्वादन वाला वीडियो जो है बनाया हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके उन तमाम कविताओं से संबंधित मुद्दों के आधार पर या संपूर्ण कविता को ध्यान में रखते हुए रसास्वादन को समझ सकते हैं। अब चूंकि मेरा इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है, जो मूल उद्देश्य है, वो ये पद्य विभाग का चौथा अंश दीर्घ ई साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखना। छात्रों, 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर लिखना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको अंकों के बारे में बता दूं कि 2 अंक के लिए ये प्रश्न निर्धारित किया गया है। 1 वाक्य के लिए 1 अंक, 2 वाक्य के लिए 2 अंक। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देना चाह रहा हूं कि इस साल कोविड की वजह से आपको आपके अनुक्रमणिका में, आपकी टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में 2 कविताओं को नहीं रखा गया है, मात्र 4 कविताओं को। जो 2 कविताएं नहीं हैं वो कविताओं का शीर्षक है सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा, ये भी कविता आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद लोकगीत जो 12वां चैप्टर है, सुनु रे सखिया और कजरी, ये दोनों कविता भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी आपकी 4 कविताएं बच रही हैं। नवनिर्माण चतुष्पदी है त्रिलोचन की, और उसके बाद गुरुबानी वृंद के दोहे, ये 5वां है, पद और दोहा है। और उसके बाद पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम का, और चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर का। ये 4 कविताओं को आपको पढ़ना है और इन्हीं 4 कविताओं से आधारित मैंने साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित किस प्रकार से
उन चैप्टर से, उन कविताओं से दो दो प्रश्न लिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने टेक्सचुअल आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो दिया गया है उसी को यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो चलिए हम आगे के स्लाइड के माध्यम से एक एक कविता में किस प्रकार से साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर कैसे एक एक वाक्य में लिखना रहेगा, वो हम अगले स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यहां पर जो प्रश्न रहेगा वो पद्य विभाग से, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, कृति 2 का दीर्घ ई रहेगा और एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने रहेंगे। अब जो प्रश्न रहेंगे वो आप यहां पर एक एक करके देख लीजिए। ये जो पहला प्रश्न है ये नवनिर्माण कविता का है, जो कि कवि त्रिलोचन जी हैं, चतुष्पदी। अब यहाँ पर प्रश्न आपके अगर टेक्सचुअल देखा जाए तो चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। अब यहाँ पर अगर आपने उस कविता को पढ़ा होगा तो देखिए 4-4 लाइनों में वो कविता दी गई है, तो इसीलिए उसको जो है चतुष्पदी नाम दिया गया। आपको उत्तर कैसे लिखना होगा लक्षण का, कि चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है, ये एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद उस कविता से संबंधित दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं कि यह चौपाई की तरह होता है। उसके बाद अगला, इसमें 4 चरण होते हैं और इन चारों चरणों की विशेषता यहां पर आप उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी, यानी जो आखिरी के शब्द होते हैं, तुकांत जिसे आप बोलते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी राइमिंग वहां पर होता है, एक रिदम वहां पर दिखलाई पड़ता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी यानी हर एक 4 लाइन दूसरी 4 लाइन से बिल्कुल अलग अर्थ रखती है और अपने आप में पूर्ण होती है, यानी पूरा अर्थ रखती है। ऐसा कि नहीं कि निरर्थक हो जाती है, यानी चैन सिस्टम भले ही है लेकिन हर एक कड़ी का अपना अस्तित्व होता है, अपना वजूद होता है। तो भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अगला जो प्रश्न इस कविता से संबंधित रहेगा वो ये कि त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। अब यहाँ पर जितना भी उन्होंने लिखा है मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आप इनमें से जो भी याद रहेगा वो आप लिख सकते हैं। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है। अगला जो है वो देशकाल कहानी संग्रह है। दैनंदिनी ये डायरी है। अब यहां पर 2 काव्य संग्रह, तो या तो यहां से आप 2 ले लेंगे या फिर देशकाल या दैनंदिनी। अगर कहानियां डायरी पूछा जाता है तो कविता से पूछा गया है तो यहां पर से कोई भी 2 आप नाम वहां पर उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं। अगला जो आपको साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पूछा जाएगा वो 5वीं कविता पद और दोहा, यानी पहले गुरुबानी से रहेगा। पहला जो प्रश्न रहेगा वो ये कि गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। अब देखिए यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन मुख्य जो मूल रूप से पुस्तक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो यहाँ पर गुरु नानक जी की रचना में इस पुस्तक का, धार्मिक पुस्तक का नाम आप लिखकर उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो गुरु नानक जी की से संबंधित, गुरुबाणी से संबंधित प्रश्न रहेगा वो ये कि गुरु नानक जी की भाषा शैली की जो विशेषता है वो आपको बताना है। पद शैली में वो रचना है। दूसरा, पद काव्य की गेय शैली होती है। गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी के शब्द, मुल्तानी भाषा के शब्द, पंजाबी और सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। अगर आप गुरुबाणी को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर ये सारे शब्दों को आप भली भांति समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 5वें चैप्टर का वृंद के दोहे से संबंधित है कि वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। अब यहाँ पर जो भी रचनाएं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वृंद सतसई समेत, शिखर, छंद, भाव पचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, ये सारे जो हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। दूसरा, इनके वृंद जी के दोहे से संबंधित विशेषता पूछी जा रही कि दोहा छंद की विशेषता क्या है। तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं।
प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब ये मात्राएं और चरण, लघु वर्ण, ये सब समझने के लिए आपको काव्य शास्त्र के छंद जैसे खंड को पढ़ना और समझना होगा, तभी आप यहाँ पर लघु वर्ण, दीर्घ और स्वर और ये मात्राओं को भलीभांति समझ सकते हैं। अगला जो नई कविता से संबंधित है, पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का यहाँ पर जो प्रश्न आएगा कि नई कविता का परिचय, तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि काव्य क्षेत्र में नई कविता विधा में नए भाव बोध की अभिव्यक्ति के लिए नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर रचना की गई है। नई कविता विधा में नए शब्द प्रयुक्त होने के साथ नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को भी व्यक्त किया गया है। आज के जीवन में नई कविता विधा मानव जीवन की वास्तविकता को दर्शाने वाला दर्पण बन चुका है। तो इस प्रकार से कविता का परिचय, नई कविता का परिचय आप इनमें से 1-2 वाक्य लिखकर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा इस कविता से संबंधित कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं, अब जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से कोई 2 आपसे पूछी जाएंगी। यहां पर आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक हैं पेड़। देखिए, प्रेम समर्थक हैं पेड़, जो आपकी कविता पेड़ होने का अर्थ ये इसी में से लिया गया है। इसकी क्या जरूरत थी, ऐसी कविताओं का संग्रह, इनमें से कोई 2 आपको लिखना रहेगा आपके उत्तर के लिए। अगला जो रहेगा वो चुनिंदा शेर से संबंधित है, कवि कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। तो यहां पर आप इस तरह से जो भी पूछा जाए, गजल संग्रह, जो कुछ भी, वो आप लिख सकते हैं। सूरज तुम्हारा है, ये गजल संग्रह है। यहां आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य है। तो इनमें से जो पूछा जाए वो आप वहां पर लिखकर अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है। अब आपको यहां पर बताना रहेगा इसका उत्तर। उत्तर ये है कि गजल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित जो पद्य विभाग का 4था खंड यानी दीर्घ ई, जो 2 अंकों के लिए है, वो मैंने यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।